नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुधांशु पटेल आप सभी प्यारे मित्रों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेशन में भी अगर हम आपसे चर्चा करें तो हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट और कुछ करंट या जीके यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन रखते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जोड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है वो है जीके जीएस बाई सुधांशु सर। जब आप इतना टाइप करोगे तो आपको स्टडी वेब्स लिख कर आएगा, आपको वहीं पर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो स्टडी वेब्स को जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये इस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ और वीडियो लिंक प्रोवाइड टाइमली, मतलब कि टाइमली ये सारी चीजें आपको मिल जाती। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा क्या है। कह रहे निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं पर फोकस करना है, नहीं पर, है ना। हम देखिए, चलिए कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहे एक तरफ वंश है और दूसरी तरफ राजधानी है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंदेल वंश की राजधानी क्या रही। अब 4 क्वेश्चन है पहले प्रश्न में, ठीक है। तो आपको आंसर सोच समझ के करना है। कह रहे चंदेलों की जो राजधानी थी वो खजुराहो या महोबा थी। सोलंकियों की जो राजधानी थी वो अहिलवाड़ा थी। या प्रतिहार की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। और कलचुरी की जो राजधानी थी वो अजमेर थी। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो दिए गए विकल्पों में चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं अगर सोलंकी राजवंश की बातचीत करें तो सोलंकी राजवंश की जो राजधानी थी वो अहिलवाड़ थी। प्रतिहार की जो राजधानी थी, प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। त्रिपुरी या जबलपुर जो आज के समय में कहाँ है, तो इसको अजमेर न करके क्या करोगे, त्रिपुरी। त्रिपुरी को जबलपुर भी के नाम से भी जाना जाता है, जबलपुर। और ये कहां पर, तो जबलपुर आप सब जानते हो मध्य प्रदेश में है। तो हमारे कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लोकेटेड। बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कहां पर है बताओ भाई, कहां पर है। तो मोढेरा में जो मंदिर है वो सूर्य मंदिर है। मोढेरा कहां है, तो मोढेरा की बातचीत करें तो आप देखोगे ये गुजरात में है। तो आंसर हो जाता है बी, ठीक। अब इसका निर्माण किसने कराया था, इसके निर्माण की बातचीत करें तो चालुक्य वंशी या सोलंकी वंश के जो शासक थे, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, या सोलंकी वंश, वंश के शासक, इनका नाम क्या था, भीम प्रथम, भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है। और कब कराया जाता है, तो 1026-27 ईस्वी में। कब कराया जाता है, तो हम कहेंगे 1026-27 ईस्वी के आसपास, ईस्वी के आसपास आप देखोगे इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम है, द्वितीय मत करिएगा, प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या करें, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर ये ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। जजिया कर आप ऐसे समझिए, ठीक। या हिंदुओं से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर होता था वो जजिया कर आप कहोगे। दीन ए इलाही एक धर्म था। और दीन ए इलाही धर्म कह रहे हैं कि 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। मजहरनामा, ये मजहरनामा क्या था, ये बेसिकली मजहरनामा के बारे में बातचीत करें तो एक दस्तावेज था। क्या था सर, ये दस्तावेज था। सर कैसा दस्तावेज था, तो इस दस्तावेज के माध्यम से अकबर ने क्या किया, रूढ़िवादी जो उलेमा थे, जो मौलवी थे, रूढ़िवादी मतलब जो परंपरागत रवैये पर क्या कर रहे थे, न्याय करने का काम कर रहे थे, उनको समाप्त करके न्याय की जो सर्वोच्च पद था, जो सर्वोच्च शक्ति होती थी न्याय की, उसको अकबर ने अपने पास केंद्रित किया। मतलब सर्वोच्च अधिकार, धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार।
दस्तावेज जिसमें क्या किया, अकबर ने धार्मिक मामलों में रूढ़िवादी उलेमाओं के अधिकार को कम कर उलेमाओं के अधिकार को कम कर अधिकार को कम कर अधिकार को कम कर क्या किया, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किया, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किया सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किया। ठीक है। और फिर तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563 में। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो जब हम आपसे बात करेंगे तो मजहरनामा सही सुमेलित नहीं है। मजहरनामा की बातचीत करें तो ये 15 का है, 79 का दस्तावेज है। कब का है, तो 1579 का ये दस्तावेज है, ना कि 1578 का। बाकी सब अपनी लोकेशन पर सही सुमेलित है, सब कुछ सही चल रहा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें क्या किया, जिसने धार्मिक मामलों में रूढ़िवादी उलेमाओं के अधिकार को कम कर शासक या अकबर को सर्वोच्च अधिकार प्रदान किए। अकबर को, यह दस्तावेज कैसा था, अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार देना, अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार प्रदान करना, सर्वोच्च अधिकार प्रदान करना, सर्वोच्च अधिकार प्रदान करना, ऐसा दस्तावेज था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर की बात करें, चलो। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, दो शब्द हैं, दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो मनसबदारी व्यवस्था का तो प्रचलन जो है अकबर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें जो है दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। पहले तो मैं दो अस्पा और सिंह अस्पा को बता देता हूं। दो अस्पा का मतलब होता है कि जो अधिकारी होते थे, जो अधिकारी मुगल अधिकारी होते थे, उनको जो भी सवार का पद दिया जाता था, मतलब जितने भी सवार होते थे उसका डबल सवार रखना होता था। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें, सवार रैंक के मुकाबले में दो गुने क्या रखना, दो गुना सवार रखना। मतलब अधिकारी को या मनसबदारों को प्राप्त सवार रैंक का दो गुना सवार रखना, दो गुना सवार रखना। सवार का मतलब घुड़सवार। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को रमेश है, रमेश को 500 का मनसब मिला, तो ऐसी स्थिति में 500 का मनसबदार मिला और 500 में कहा गया कि कितने सवार रखने, 250। तो जब दो अस्पा रहेगा तो दो अस्पा में क्या होगा, 500 सवार रखने पड़ेंगे रमेश को, 500 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। और वही सिंह अस्पा का मतलब क्या है, मतलब क्या करना, सवार रैंक को क्या करना, तिगुना कर देना, बिना वेतन बढ़ाए, बिना जागीर को बढ़ाए, ये ऐसा प्रथा शुरू करी गई। और इसको शुरू करने का जो काम है वो जहांगीर ने किया। किसने किया था, जहांगीर ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था, जहांगीर ने इस प्रथा को शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1563 में, 1538 में, 1539 में, 1541 में। देखो, हुमायूं के द्वारा 3 बड़े युद्ध या हम कहें 4 बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। पहला युद्ध होता है जिसको कहते हैं दोहरिया या देवरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध ये होता है 1532 में, 1532 में। ठीक, इसके बाद फिर 1539 की बातचीत करते हैं तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध कब होता है, 1539 में। फिर एक होता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। और इसके बाद फिर एक और युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब होता है, तो 1555 में। तो 4 युद्ध हैं जो किसके टाइम पर, हुमायूं के टाइम पर, हुमायूं के टाइम पर ये 4 युद्ध लड़े गए मेजरली।
और यही जब पूछा आपसे चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। 1539 टिक करके सही आएंगे, ठीक है। वो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी और रीएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड्स? तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, त्रिबंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध और फिर कह रहे हैं त्रिबंध। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा क्या होगा। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले अगर हम आपसे बातचीत करें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध होगा। यहां पर ऑप्शन एक सेम हो गया है, तो ये और ये सेम है, तो चाहे ए कर दो और चाहे तो कर दो सी, ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो जरा देखिएगा, चाहे ऑप्शन क्या कर दो, चाहे ए ऑप्शन टिक कर दो चाहे सी, दोनों ही सही है। यहां पर बस इसको थोड़ा सा रिपीटेड ओरिजिनल ऐसे, ठीक है। ये आपका ए और क्या कहेंगे सी सही है, क्योंकि सेम ऑप्शंस दिए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कहां संचित होती है, तो हम कहेंगे लीवर में संचित होती है, यकृत या लीवर में। और कुछ ये ग्लाइकोजन जो होता है ये कहां पर होती है, ये मांसपेशियों में भी संचित होती है, कंकाल की मांसपेशियों में भी। तो कहेंगे ये जो होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कंकाल की मांसपेशियों में भी, कंकाल की मांसपेशियों में भी, मांसपेशियों में भी संचित रहती है, संचित रहती है। तो कहां पर, तो यकृत या लीवर करेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे, कंकाल की मांसपेशियों में। तो ऑप्शन हमारा था केवल यकृत, तो उत्तर हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर की तरफ चलते हैं। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड वर 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेकर 66 तक। चौथी योजना जो है 1969 से 74 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 78 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 टू 85। तो सब पढ़ते हैं फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग नेशनलाइजेशन जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग नेशनलाइजेशन की बात करें तो कब होता है? फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग नेशनलाइजेशन आप देखोगे 1969 में होता है, और इसमें 14 बड़ी बैंकें, कितनी, 14 बड़ी बैंकें, जिनका पेड अप कैपिटल, जिनका ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो गया था, उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार के द्वारा इनको अपने मालिकाना अधिकार में ले लिया गया, और जब मालिकाना अधिकार में लिया गया तो ये टाइम था, चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम था, इंदिरा गांधी जी का टाइम था, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर हम देखें तो आप देखोगे कि ये क्या है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, या फिर आप क्या कहिए, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के साथ साथ आप क्या कह सकते हो, जे सैंडरी का डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, जे सैंडरी का मॉडल या जे सैंडरी का डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या कह सकते हो, महालनोबिस का चतुर्थ क्षेत्रक मॉडल पर आधारित थी। और इसमें क्या कहा गया, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। और आप सबको पता है कि चूंकि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965 में भीषण सूखे की वजह से ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है।
5.6% का टारगेट किया जाता है, मात्र 2.5% ग्रोथ रेट मिलती अपने सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस में देखने को मिलती। वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये आप देखोगे डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। डीआर गाडगिल मॉडल पर आप कहिए, या इसको कहिए अशोक रुद्र मॉडल कह दीजिए, या फिर मात्रे मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल कह दीजिए, या आप क्या कह दीजिए, या फिर मात्रे मॉडल पर आधारित थी, मात्रे मॉडल पर। और इसमें क्या किया गया, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें क्या था, स्थिरता और आत्मनिर्भरता की बात हुई, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की बात हुआ कि भाई धीरे धीरे करो, स्थिरता के साथ बढ़ो। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको पता है डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पर, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, और ये गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। क्या था, गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। और वही छठी पंचवर्षीय योजना तो आप देखेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और थोड़ी सी बातचीत अगर हम करें तो इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य था, रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ओवरऑल अगर हम करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो हम कहेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में, और छठी पंचवर्षीय योजना में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जिनका अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए या इससे अधिक था उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। समझे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। एक साथ जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, ज्वाइंट गुड्स, जटिल वस्तुएं। देखो दो वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब वह वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, वह वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, प्रयोग की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए चाय का मन है पीने का, चाय नहीं मिली, कॉफी मिल गई, तो चाय और कॉफी एक दूसरे की क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न। पेप्सी पीने का मन है, दुकान में पेप्सी नहीं मिली और आपने क्या किया लिया, आपने कोका कोला पी लिया, कोका कोला, तो ये क्या हो गया, ये आपकी स्थानापन्न वस्तुएं। और पूरक वस्तुएं, किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए आवश्यक दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोग को, दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोग को, वस्तुओं के संयोग को क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं। जैसे बाइक चलाना है, कहीं घूमने जाना है, तो बाइक चलेगी किससे सर, पेट्रोल से चलेगी। ठीक, पीडीएफ निकलवाना है, मान लीजिए मैं आपको कंटेंट रोज दे देता हूं आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको पीडीएफ निकलवाना है, तो आपको पीडीएफ निकलवाने के लिए क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर के साथ साथ पेपर चाहिए, पेपर के साथ साथ आपको इंक चाहिए, इंक के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहिए ना, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल चाहिए। तो ये क्या होगी, पूरक वस्तुएं होती है। ठीक है, तो हम पूरक वस्तुओं के बारे में यहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला 10 नंबर, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, नहीं गुजरती, थ्रू विच स्टेट डज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन नॉट पासेस। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्यों में कौन कौन है, तो आंध्र प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, उड़ीसा भी है, और उड़ीसा के साथ साथ चौथा कौन है, 5वां कौन है, मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश।
तो इतने राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। किससे होकर नहीं गुजरती? हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर क्या होती है? आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, 5 स्टेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कह रहे चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कह रहे हिमाचल प्रदेश में है। तो बॉमडीला दर्रा जो है उत्तराखंड में कह रहे, और नाथुला कह रहे सिक्किम में। देखो बॉमडीला और बुमडीला ये दोनों उत्तराखंड में ना होकर ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो मतलब यही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, और यही हमको बताना था। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन है? तो यूके, यूके फॉर उत्तराखंड। तो इसके प्रमुख दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा, लीपू लेक दर्रा, माना, नीति, लीपू लेक दर्रा, ये प्रसिद्ध दर्रे हैं और कई बार एग्जाम्स में ऐसे रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं उत्तराखंड के। वही हिमाचल की तो सिपकीला तो हो गया, इसके साथ साथ रोहतांग दर्रा भी यहीं पर है। रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के साथ साथ बातचीत करें, बड़ा लाचला, बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला दर्रा कहां पर है? ये भी आपका हिमाचल में। सिक्किम में कौन कौन सा? तो नाथुला, नाथुला के साथ साथ नाकुला, नाकुला दर्रा, ये भी आपका कहां है? सिक्किम में। चांगला, खारदुंगला, इसके साथ साथ जोजिला दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो उत्तर 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती? कह रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, पहले ये समझ लो भारत का नक्शा, कम से कम ये हिस्सा पश्चिमी घाट का है ना, वेस्टर्न घाट, और दूसरी साइड वाला ये वाला हिस्सा जो है वो पूर्वी घाट का है, पूर्वी घाट का है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्वी तट पर चावल की, यहां पर चावल की पैदावार ज्यादा क्यों होती है, ऐसा पूछ रहे, क्यों होता है? तो ऑप्शन कह रहे हैं पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है, ठीक, मान सकते हैं। पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, कह रहे हैं पूर्वी तट संकीर्ण है और पश्चिमी तट कम संकीर्ण, मतलब पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है। तो भैया ये गलत है, पूर्वी तट ज्यादा विस्तृत है और पश्चिमी तट संकीर्ण है। तीसरा, पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता नहीं, पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर, क्योंकि महाराष्ट्र ये दक्कन वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जहां काली मिट्टी जो है यहां पर होती है ना। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, तो ये वाला आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर कहेंगे भैया, यहां पर देखोगे क्या, ये चौड़ा है। अधिकांश नदियां जो है ये अपना गोदावरी वगैरह जैसे हैं, कावेरी वगैरह, ये सब क्या होती? डेल्टा बनाती। और इस तरफ वाली नदियां क्या बनाती? एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता, यहाँ एस्चुरी, पश्चिमी घाट पर एस्चुरी और पूर्वी घाट पर डेल्टा, और डेल्टा उपजाऊ मिट्टी का केंद्र होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे भैया चावल का पैदावार इसलिए अधिक होता है। 12 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। देखो कह रहे हैं कि विधायी संबंध, तो भाग 12 तो है वित्तीय संबंध या वित्त आयोग की बात कर रहा है, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है ना, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 है ना, अनुच्छेद 280 पढ़ा है ना आपने। तो केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, लेकिन विधायी पूछा तो इसके जस्ट पहले वाला विधायी संबंध हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर, भाग 11 क्या करेगा? केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध। भाग 10 क्या कहता है? भाग 10 जो होता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा करता है। किसके बारे में? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। और अगले की बात करें, भाग 13 क्या कहता है? तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है, व्यापार, वाणिज्य और समागम,
व्यापार वाणिज्य और समागम की बात कौन करता है? तो भाग 13 कहता है। तो दिए गए ऑप्शंस में हमने 4 पार्ट, 4 भागों के बारे में यहां पर चर्चा करी। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में कही गई है। कह रहे जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 3/4, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। नहीं, जब हम प्रोसीडिंग शुरू करेंगे तो प्रोसीडिंग क्या है? शुरू ही करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाए? उसका समर्थन होना चाहिए प्रस्ताव का, तब तो उस पर डिस्कशन होगी। और ये अगर यहां से समर्थन मिल गया तो राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी, 14 दिन की पूर्व सूचना। उसके बाद फिर क्या होगा? अगर सूचना सही है, सूचना के बाद फिर प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। तो 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव क्या किया जाएगा? 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और विशेष बहुमत से जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में प्रस्ताव की जांच होगी। अगर जांच सही पाई जाएगी तो आगे क्या होगा? जांच अगर सही पाई गई तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उस सदन में भी विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति स्वतः ही पदच्युत हो जाएंगे। 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहे हैं। 15 नंबर, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस डज द मेंबरशिप ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहे, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। चलो बताओ, तो दिए गए विकल्पों में अगर हम आपसे बातचीत करें, सभी परिस्थितियों में, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, अगर बिना सूचना के 60 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित है, ठीक, या सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, या चुनाव ही शून्य कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। 16 नंबर, 16 नंबर क्या कह रहे? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड बाई, कैसे हटाया जाएगा? तो हम कहेंगे भैया संसद के द्वारा। नो डाउट, आर्टिकल 61 संसद के द्वारा ही हटाया जाएगा और कोई ना। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस हटाते नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी नहीं, भारत की संसद के द्वारा, जी हाँ, लोकसभा द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, तो संसद द्वारा। ठीक, कह रहे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेड? तो आर्टिकल 243 क्लॉज आई। इसमें क्या है? राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की चर्चा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें, अगला जो आर्टिकल 243 के जो है वो क्या कह रहा है? नहीं, अगला है जे के बारे में बातचीत करें तो पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षा, इसमें क्या करा जाएगा? पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षा, पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षा, खातों का अकाउंटिंग की जाएगी, लेखा परीक्षा किया जाएगा, लेखा परीक्षा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 243 के क्या कहता है? के में निर्वाचन की बात है। किसके बारे में? निर्वाचन की बात है कि भैया क्या हुआ? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 243 के में किया गया। और वहीं एच की बातचीत करें तो पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसके बारे में पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता की चर्चा की गई, वित्तीय स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 338 क्लॉज बी, 338 क्लॉज बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का प्रावधान किया गया है। और 2018 में यह अधिनियम 102वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है? पिछड़े वर्गों के संबंध में एक संवैधानिक आयोग के गठन की चर्चा की जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो कह रहे हैं के दत्ता, डब्ल्यू हंटर, तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी।
तो के दत्ता जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक है। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा है? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। दो व्यक्तियों का नाम महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन का नाम जुड़ा हुआ, अमर्त्य सेन का नाम यहां पर जुड़ा हुआ है। 1990 से ये डाटा शुरू किया गया था। 2025 में भारत की जो रैंक है वो 193 देशों की सूची में कितनी थी? 133, 130वीं थी 193 देशों की सूची में। तो यहां पर जगदीश भगवती नहीं, रॉबर्ट माल्थस बिल्कुल नहीं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ये भी नहीं, अमर्त्य सेन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, सबको पता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने कहा था सेंड्रोकोट्स। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और गुरु था। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति, मतलब चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये राजनीति की एक किताब है। कह रहे कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उसकी पुत्री से विवाह किया था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ये किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका पुस्तक की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई थी। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था, और इसे भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा मिली थी। किससे? भद्रबाहु से। और अंतिम समय में ये क्या होता है? श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। तो भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं श्रवण बेलगोला में, ये कहां पर है? कर्नाटक में। और वहीं पर संलेखना, कर्नाटक, यहीं पर संलेखना पद्धति के द्वारा, संलेखना का मतलब होता है खाना पानी छोड़ देना और मृत्यु को प्राप्त करना। क्या करते हैं? बेसिकली अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, और इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, और इसे जैन धर्म में सिंहसेन भी कहा गया। मतलब बिंदुसार को क्या कहा गया? चंद्रसेन व भद्रसार भी कहा गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तारानाथ ने बिंदुसार को कहा कि ये 16 राज्यों का विजेता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, और अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, और इसने 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? कलिंग का आक्रमण, ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है। कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है। हाँ, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता है। अपने राज्याभिषेक के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, और मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, मतलब अशोक का नाम मिलता है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर आप सबको सेशन ठीक लगा किया करे दोस्तों, ये आपसे एक बात है कि आप लोगों को सेशन को लाइक करना चाहिए कम से कम, और कम से कम अपने सभी दोस्तों तक, जितने भी आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो वहां शेयर करिए। दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और कमेंट जरूर करिए कि आगे आपको क्लासेस किस चीज की चाहिए। ठीक है। तो अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाई सुधांशु सर आप ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। तो इतना आप हमारा काम करेंगे, तो सेशन को बताएंगे कैसा लगा। आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।